हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो आप लोगों का साइंस का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को सेंटअप एग्जाम होने वाला है नवंबर में और फाइनल एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी आप लोगों को साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए उन सभी का आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर मार कर आइएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो आज का साइंस का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मैंने बार बार रिपीट करते आ रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन, आप लोगों को दोनों में एक साथ बताते आ रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या है कि अगर वायु से कोई आता है प्रकाश की किरण, ठीक है, और जल में चला जाता है, सपोज कि यह कि वायु से आया और यह जल में चला गया, तो वही पूछ रहा है कि वह क्या होगा। वह विलंब की ओर झुकेगी और विलंब से दूर हटेगी, सीधे निकल जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। तो जब वो वायु से जल में आएगी ना, तो क्या हो जाएगा कि वो अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ना कि इसका घनत्व कम होता है, मतलब कि अपर्तनांक कम होता है और जल का जो अपर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए अविलंब की ओर झुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अपसारी लेंस जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है अवतल लेंस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो अवतल लेंस को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभिसारी, अपसारी तो मैंने बता दिया कि अवतल को, लेकिन अभिसारी पूछे तो अभिसारी के लिए आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को कहते हैं। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस प्रकार से कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। यानी कि कोई भी बीम मतलब क्या होता है कि वस्तु, अगर हम लोग वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम लोग उत्तल लेंस के सामने मतलब कहां रखेंगे, वही आप लोगों से पूछ रहा है। तो वास्तविक और समान साइज प्राप्त करने के लिए ना हमें उत्तल लेंस को, मतलब कि कोई भी वस्तु है तो उत्तल लेंस के ना लेंस और फोकस दूरी के दुगनी पर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, यानी कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, यानी प्रतिबिंब बनता है तभी तो हम लोग देखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि वो प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये किस पर बनता है? तो ये बनता है दृष्टि पटल पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने आपको जब अपवर्तनांक के दूसरे नियम को बताया था, तो वहां पर आप लोगों को बताया था क्या कि किसी विशेष रंग के लिए साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही जो है ना, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये कहां पर है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। बताइए कि आप लोग जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि भी बटा में वस्तु की दूरी। तो भी बटा में यू जो होता है ना, ये क्या होता है कि आवर्धन का होता है फॉर्मूला। और यही पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक, तो दोनों क्या है कि लंबाई में, तो ये दोनों के दोनों कट जाएगा। तो मतलब क्या है कि यह क्या है कि एक
मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाते चल रहा हूं, तो अगर आप लोग नहीं समझे तो समझ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन याद करने वाला है आप लोग उसे याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 8 जो है ना वह इस प्रकार से कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। जब आप लोग रातों में देखते हुएगा कि तारे क्या कि ऐसे ऐसे टिमटिमाता है, ठीक है, आप लोग देखते हुएगा जब आप लोग छत पर होते हैं, तो पूछ रहा है कि वो किस घटना को मतलब दर्शाता है, ठीक है, आप लोगों को यही बताना है। तो जो तारों का होता है ना कि टिमटिमाना, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का। और आप लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के जो दो नियम है ना, उन दोनों नियम को आप लोग अपने जुआ पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और हो सकता है कि लॉन्ग में भी पूछा जा सकते हैं, तो आप लोग उससे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो 9 इस प्रकार से कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी है चालक, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसे आर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो किस पर निर्भर करता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो वो जो निर्भर करता है ना वो करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, सिंपल आप लोगों से पूछा गया है। और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P = W/T होता है, P = W/T होता है। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है ना वो होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वाट। तो आप इन सभी को याद करते चलिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगा, तो आप लोग क्या करिए कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और लास्ट में क्या करेगा ना कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। किसका उपयोग करते हैं, तो आमीटर का करते हैं, ठीक है, किसका, तो आमीटर का करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि विभवांतर, तो विभवांतर के लिए आप लोग याद रखिए क्या कि वोल्ट मीटर। और गैल्वानोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पता करते हैं कि उससे धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दिया है, तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वह इस प्रकार से फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी जो हमारे घरों में फ्यूज लगा होता है उसके लिए पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो फ्यूज लगा होता है वो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए लगा होता है, ठीक है, यही तो होता है। तो उसका क्या होता है कि उसका गलनांक होता है ना वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, कि वो थोड़ा भी अगर होगा ना हीट बढ़ेगा तो वह गल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ जो आकर्षित मतलब कि अट्रैक्ट करता है, चुंबक आप लोग देखते होइएगा, तो पूछ रहा है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये आप लोगों को जरूर ही मालूम होना चाहिए। तो जो पीतल जो है ना, वह पीतल क्या है कि वह एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, एक मिश्र धातु है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। कि कोई भी अगर लंबी प्रणालिका है तो उसके भीतर पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, कि आप लोग याद रखिए कि सभी बिंदु पर समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को कभी कभी याद कर लीजिएगा। 15 इस प्रकार से है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था। यानी हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत धारा से कि चुंबकीय प्रवाह भी उत्पन्न होता है और चुंबक से क्या होता है कि विद्युत धारा भी प्रवाह होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि उसका प्रभाव की खोज किसने किया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो किया था ना, ये किया था ऑस्टेड ने किया था। यहाँ पर ऑर्टेड नहीं होगा, ऑस्टेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्टेड ने किया था। लेकिन अगर इसका पूछे कि नियम जो होता है तो वह किसने किया था, तो वह फैराडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक आप लोगों से मतलब कि जिससे धारा प्रवाह होता है वही पूछ रहा है कि कौन सा है जो सुचालक है। तो ये आप लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा है। आप लोग पेंसिल का यूज करते ही होइएगा फिगर उगर बनाने के लिए। तो उसमें जो लगा होता है ना लीड, वो क्या होता है कि वो ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ना कि वह विद्युत का सुचालक होता है, उससे धारा प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। और आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो यह कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। कार्बन का यह अप्रूप है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 17 इस प्रकार से है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, वही पूछा है कि तैलीय कागज जो होता है वो क्या होता है, तो वह जो होता है ना वो होता है पारभाषक। क्या होता है, पारभाषक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारभाषक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 18 जो है ना, 18 इस प्रकार से है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, ठीक है। कि मतलब कि वो कौन सा घटना है जिसके कारण जो हमें मतलब कि सूर्य दिखाई, मतलब सूर्योदय से पहले ही हमें दिखाई देने लगता है ना, लाल लाल का आप लोग कहते हैं ना। तो वही पूछा है कि वो कौन सी घटना के कारण दिखाई देने लगता है। तो इसका जो मतलब कारण है ना, वो कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही कि हमें दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, तो 19 जो है ना, यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है, ठीक है। तो मैंने आपके एक शॉर्ट वीडियो में अभी बताया था प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है ना, वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे कि वायु में क्या होता है कि 3 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है, सॉरी 8 होता है। लेकिन वही कांच में देखिएगा, वही वाटर में देखिएगा तो सब अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 जो है ना, 20 इस प्रकार से है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। यानी जो हमारा चारों तरफ एयर है, वायु वही तो है, वो वही पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात यानी वैक्यूम शून्य की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है ना, वह निर्वात की अपेक्षा क्या होता है कि समान होता है, ठीक है, समान होता है। निर्वात में क्या है कि वायु मतलब कि सिंपल वही तो है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो 21 इस प्रकार से कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है। यानी जो लेंस होता है कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही पूछ रहा है, मैंने फिगर अच्छा नहीं बनाया, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो फोकस की संख्या, मुख्य फोकस की संख्या उसमें कितना होता है, वही आप लोगों से पूछा गया है। तो उसमें जो मुख्य फोकस की संख्या होता है ना, वो कितना होता है, तो वह 2 होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, यह हो सकता है कि यह नया क्वेश्चन हो, तो लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 22 जो है ना, यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है, यानी जो धारा प्रवाह होता है, तो उसका पूछ रहा है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। सबसे यहाँ पर एक वर्ड जुड़ना चाहिए कि सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा जो चालक होता है ना विद्युत का, वह होता है चांदी। क्या सा होता है, तो चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो यह चांदी होता है। यह केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वह इस प्रकार से है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी जो ड्राई सेल होता है, शुष्क यानी क्या कि ड्राई सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वह किससे बना होता है? क्या तांबा से बना होता है, क्या कार्बन से बना होता है, क्या जस्ता से, या इनमें से कोई नहीं? तो ड्राई सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना वो आप लोगों का बना होता है किससे बना होता है? तो आप लोगों का बना होता है कार्बन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन का। आप लोग याद रखिए किससे बना होता है, तो वो कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 24 इस प्रकार से है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? ये तो इजी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1 जूल का मान कितना होता है। और मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ ना, आप लोग मुझ पर विश्वास करके रखिए। सेंटअप एग्जाम में अगर आप लोगों को यही सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिला ना तो फिर मुझे कहिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के सेंटअप एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, सेकेंड टर्मिनल में मैंने उस समय उतना नहीं करवाया था, लेकिन आप लोगों का जो सेंटअप एग्जाम होगा नवंबर में उसे देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं इसी से छपवाऊंगा। तो 1 जूल का जो मान होता है ना वह होता है 4.18 कैलोरी होता है, 4.18 कैलोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 जो है ना वो 25 इस प्रकार से है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? यानी जो हमारे घर में बल्ब बना होता है, ठीक है, और आप लोग देखिएगा कि उसका फिलामेंट जो होता है कुछ स्प्रिंग की तरह होता है, वही पूछा है कि वह किस धातु का बना होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब कि ये हर एक एग्जाम के लिए कह सकते हैं ना कि जो फुफ्फा जी होता है वही है फुफ्फा जी है। ठीक है, तो जो धातु बना होता है ना वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि टंगस्टन का आप लोगों से पूछा जाता है कि संकेत क्या होता है, तो संकेत आप लोग याद रखिएगा क्या कि डब्लू होता है, डब्लू की इसका संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 26 इस प्रकार से है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट उसका मतलब पर्पस क्या होता है? तो रियोस्टेट का जो पर्पस होता है ना वो होता है कि धारा का परिमाप में वृद्धि या कमी। क्या होता है? कि धारा का परिमाप में वृद्धि या कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ये नया क्वेश्चन हो सकता है, मैं उन सभी यूनिक क्वेश्चन को उठा रहा हूं जो बिहार बोर्ड के लिए कह सकते हैं कि इस बार के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो वही उठा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर क्या करिएगा कि बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक होता है। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि Q इक्वल टू होता है IT। ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, Q इक्वल टू IT होता है, लेकिन स्थायी मात्रक पूछा है तो वह होता है कूलम। क्या होता है? तो कूलम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम। आप लोग याद रखिए कि आवेश का स्थायी मात्रक क्या है? तो कूलम। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 28 आप लोगों से केमिस्ट्री से पूछा गया है कि Na4SO4 प्लस BaCl2 से क्या है कि BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? यानी जो यह अभिक्रिया हुआ है यह पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है ना यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 इस प्रकार से है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, कि जो त्वचा होता है वो चला देता है, एसिड वही तो होता है। तो पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा, अगर वर्षा होता है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो पीएच मान होना चाहिए ना वो होना चाहिए 5.6 से कम, ठीक है, क्योंकि कितना कम रहेगा उतना ही एसिडिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.6 से कम। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? यानी NaHCO3 को प्रचलित नाम उसका क्या है? तो इसका जो प्रचलित नाम है ना वह है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेकिंग सोडा।
क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से, हाँ अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है। अपच यानी कि एसिडिटी हो जाता है ना, तो आप लोग सुनते होइएगा, तो उसका उपचार करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं एसिडिटी के लिए। तो एसिडिटी के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का करते हैं। किसका, एंटासिड का करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 32 इस प्रकार से है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि आप लोग सुनते हैं कि जो लाल चींटी होता है वो काटता है तो क्या होता है कि वो काटने के बाद एक अम्ल छोड़ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, उसी के कारण क्या है कि वह जलता, मतलब कि जलन होता है और दर्द भी होता है, चींटी काटता है। तो वह कौन सा अम्ल होता है, यह सिंपल आप लोगों से पूछा गया है। तो जो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर वाइज में भी बताया था कि चींटी के जो डंक में होता है ना वो होता है मेथनोइक अम्ल। ठीक है, कौन होता है, तो मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 33 इस प्रकार से है कि क्वेश्चन 33 इस प्रकार से कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये तो बहुत ही लाल लाल टमाटर। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो ये लाल लाल टमाटर में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक तो किसमें, तो लाल लाल टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 इस प्रकार से है कि CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक है। ये आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये किस यौगिक का रासायनिक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किसका, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाफ के जगह पर अगर 2H2 होता ना तो यह जिप्सम का हो जाता फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं। यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो मतलब किस गुणधर्म के आधार पर बना हुआ है। तो मोजले साहब ने बनाया था 1914 में बनाया था, आप लोग पढ़े होइएगा। तो किसके आधार पर है, तो वह है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज पर चलता रहेगा।